नमस्कार, मेरा नाम प्रत्युष रंजन, सीनियर एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ, और मैं आपका स्वागत करता हूं जागरण डायलॉग्स के इस खास एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में इकोनॉमी के ऊपर कोविड पैंडेमिक के असर पर और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए स्टेप्स की, जिसमें एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट मिलता दिख रहा है। आज के जागरण डायलॉग्स में हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मिनिस्टर श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, जिनके पास एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल, खादी एंड ग्राम उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी है। श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, आपका जागरण डायलॉग्स में स्वागत है। धन्यवाद। सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हम सब ने कोविड-19 के सेकेंड वेव का भयावह दौर देखा। जिस तरह से केसेज उत्तर प्रदेश के भी कई डिस्ट्रिक्ट में बढ़े, वो उसी तरह से कम भी हुए, और कल की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 55 नए केसेज आइडेंटिफाई हुए हैं। आप जागरण डायलॉग्स के माध्यम से हमारे दर्शकों को, जागरण के दर्शकों को बताएं कि इतने बड़े स्टेट में केसेस को कैसे कंट्रोल किया गया, सरकार ने कौन कौन से वो कदम उठाए थे। जी सर। देखिए, प्रमुखता से हमने जो प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, उसको हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नीचे उतारा भी है। वो है 3T, प्रिंसिपल ऑफ 3T, जो है टेस्ट, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट करने का जो कार्य है, वो हमारे यहाँ बहुत रेगुलर चला और इसी सिद्धांत पे हम लोग आगे बढ़े। बाकी चीजें हैं कि आपने बेड्स कितने बढ़ाए, वेंटिलेटर्स कितने बढ़ाए, उसमें भी बहुत हम लोग ने कोविड-1 और कोविड-2 के बीच में, कि मैं वेंटिलेटर्स कहूंगा तो 3 गुना वो बढ़े, हमारे 3 गुना हमने बेड्स, आईसीयू बेड्स बढ़ाए। ये सब चीजें हुई हैं। और जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कोविड-2 के अंदर जो एक इस महामारी में जो डर लगा हुआ था, और जिसके लिए नीति आयोग ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 30 मई तक की 1 लाख प्रतिदिन के केसेस आएंगे, और 30 मई को हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 30,000 केसेस हुए थे। इसके ऊपर नहीं जाने दिया। पीक हमारी 38,000 केसेस हुई है। वो उसका कारण ये था कि हमने ग्रामीण क्षेत्र में जब आया, कोविड जरूर आया, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आया, मगर उसको भयावक रूप नहीं लेने दिया और उसको फैलने नहीं दिया। उसका कारण ये था कि हम लोगों ने एक निगरानी समिति गठन की। निगरानी समिति का काम ये था, और इसमें 4 लाख के ऊपर स्वास्थ्य कर्मी लोग लगे, और ये जाते थे जहां भी किसी को बुखार होता था तो जरूर टेस्टिंग होती थी, मगर वहां पे निगरानी समिति उनको मार्क करती थी और चिन्हित करते उनको दवा दे देती थी। दवा का पैकेट भी दे दिया जाता था कि भाई आप खाना शुरू कर दीजिए, आप वेट नहीं करिए, वो खाना शुरू कर दिया। साथ में फिर रैपिड रिस्पॉन्स टीम पहुंचती थी, वो टेस्ट करती थी। वहां पे कोई कोविड का कोई पेशेंट निकल आया तो तुरंत उस एरिया को फिर कॉर्डन ऑफ कर दिया, एक कैंटोनमेंट जोन की तरह बनाते थे, छोटे से गांव को भी, और उसके अंदर जितने लोग होते थे सबकी टेस्टिंग कर देते थे, आना जाना रोक दिया जाता था। तो ये सब एक बहुत बड़े स्केल में किया गया। साथ ही साथ हम लोगों ने जो एक ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम चलाए, वो बड़े विस्तार रूप से चलाए, जिसमें एएनएम्स की, हमने नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत बड़ी तादाद में करी। साथ ही साथ हम लोगों ने जो एक प्रकार से जिसकी महामारी के दौरान मैं कह सकता हूं कि पहले 2 दिन 48 घंटे 72 घंटे थोड़ा जरूर रहा होगा, प्रेशर हम लोग के ऊपर भी था ऑक्सीजन को लेके, मगर ऑक्सीजन सप्लाई होनी शुरू हो गई। उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल होता है वो अच्छा होना चाहिए, आपूर्ति हो जाए, मगर आप उसको कैसे पहुंचाएंगे, किस चैनल से पहुंचाएंगे, वो भी बहुत आवश्यक है। उसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि आपके स्वयं के खुद के टैंकर्स होने चाहिए। हम लोगों के पास जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास 30 टैंकर्स थे, वो जाके हमारे 100 के ऊपर टैंकर्स हो गए 10 दिन के अंदर। तो ये भी ये सब कारण थे, और मुख्यमंत्री स्वयं इसको खुद ही इसकी रोज समीक्षा करते थे। और मैं इतना ही कहूंगा कि हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, डॉक्टर्स ने, सभी लोग ने और जनता ने, सब ने मिलकर कोविड-2 को भी हराया है और थामा है। मैं कहूंगा कोविड-1 को हमने हराया, कोविड-2 को हमने थामा है और सफलतापूर्वक थाम लिया। जी,
अब बात करते हैं स्टेट के इकोनॉमी की। छोटे और मध्यम बिजनेस वाले लोग पैंडेमिक एंड लॉकडाउन के कारण बहुत परेशान हुए, एक निराशा का माहौल भी बन गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे संकट के समय स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को कैसे सपोर्ट कर रही है? ये देखिए, उसमें हम लोगों ने बहुत चीजें करी। कोविड-1 के दौरान ही हम लोग को पता था कि लोगों को कठिनाइयां बढ़ेंगी, तो कोविड-1 के दौरान भी कुछ दिन, क्योंकि देश भर में लॉकडाउन था, तो उत्तर प्रदेश में भी वो लॉकडाउन चला। और जैसे ही वो लॉकडाउन 1.5 महीने के बाद जब खुला, तो हम लोग ने इंडस्ट्रीज खोलना शुरू कर दिया था। मगर एक जो साइकिल होता है, जिसको हम लोग मनी साइकिल अर्थव्यवस्था में कहते हैं, वो बड़ा डिस्टर्ब हुआ था और छोटे लोगों को उसकी समस्या भी आई है। इसीलिए हम लोगों ने इस दौरान जो लोन की रिस्ट्रक्चरिंग करी, उसके अंदर जो हम लोग ने अपने छोटे उद्यमियों को जो मदद करा, और उसके वो 4,02,480 ऐसे यूनिट्स थे जिनको 11,000 करोड़ का हम लोग ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग बैंकों के माध्यम से करा। ये कहीं पूरे देश में देखें तो कल ही राज्यसभा में एमएसएमई मंत्री नारायण राणा साहब ने कहा है कि 13 लाख हुए हैं। अब 13 लाख में 4 लाख उत्तर प्रदेश कर रहा है, तो ये छोटी सफलता नहीं थी। साथ ही साथ हमने एमएसएमई साथी लॉन्च कर दिया था। एमएसएमई साथी पे हम लोगों के काफी लोगों ने अप्रोच किया। उसके ऊपर उनकी जो कंप्लेन्स आती थी या उनकी कठिनाइयां आती थी, एक प्रकार से मैं तो कहूंगा कठिनाइयां आती थी, ऐसे लगभग 3,500 से 4,000 कंप्लेन्स आए हमारे पास। और उन कठिनाइयों को दूर करते हुए हम लोग ने सफलतापूर्वक 3,200 3,500 के बीच में उसको सफलतापूर्वक हम लोग ने इसको करा। बाकी जो थे उसमें कुछ में सुझाव थे, ये सब थे, तो वो एक अलग विषय होता है। तो इस प्रकार से उन लोग की मदद करी। फिर कल ही हम लोगों ने, क्योंकि हमारे जो छोटे उद्यमी हैं उन लोग की हमेशा प्रॉब्लम रहती है इनकम टैक्स को लेके, जीएसटी को लेके, तो हम लोगों ने एक हैदराबाद की कंपनी है उसके साथ एमओयू किया था और 20,000 निःशुल्क हमने सॉफ्टवेयर दिलवाया है एमएसएमई ऐसे यूनिट्स को जो कि स्वयं रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे। जीएसटी रिफंड बेसिकली जो होता है, समस्या आती है जीएसटी का रिफंड नहीं मिल पा रहा था। अब उसकी एक प्रक्रिया है। अब या तो उनके लिए कोई एक सीए आए तो उनके पैसे लगते हैं, वो उसको एंगेज नहीं करना चाहते, तो हम लोगों ने 20,000 ऐसे सॉफ्टवेयर उन लोगों को, उद्यमियों को हम लोग दिए हैं। नेक्स्ट चरण में और प्लान है। अब इससे वो इनकम टैक्स, जीएसटी, रिफंड का जो एप्लीकेशन, ये सब चीज भर लेंगे। मगर 20,000 को जो दे रहे हैं उनको ट्रेनिंग भी हम ही दे रहे हैं, उनको ट्रेन भी हम ही करेंगे, जिससे कि वो स्वयं में सक्षम बन जाए। तो इस प्रकार के अन्य चीज करी। लोन वितरण में हम लोग ने मैं कहूँ कोविड-1 और कोविड-2 के बीच में जो अन्य हमारी स्कीम है, जिसमें विशेष रूप से मैं कहूंगा ओडीओपी आती है, वैसी 4 जो हमारी स्कीम है उनको 73,765 करोड़ का हम लोगों ने उन लोगों को लोन दिया। अब आप देखिए इस सरकार की, योगी सरकार की सफलता का 2016-17 की तुलना में मैं करता हूं तो 2.5 गुना बढ़ता है। 2016-17 के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार 28,137 करोड़ दे रही है। हम कोरोना काल जो है, कोविड-1 और कोविड-2 के बीच में हम 73,765 करोड़ दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बयान करता है कि कोरोना होते हुए भी हम लोग एक्टिव रहे और अपने एमएसएमई यूनिट्स को मदद करते रहे। लेकिन कठिनाइयां जरूर मैं मानूंगा, और कठिनाइयां इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि एक डिमांड और सप्लाई होता है। जब डिमांड कटती है मार्केट से तो सप्लाई में दिक्कत आती है, तो मनी साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। इसीलिए हम लोगों ने जो केंद्र सरकार की जो स्कीम थी, इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम, जो लोन स्कीम है, उसके अंदर उत्तर प्रदेश ने भी रिकॉर्ड किया। हमने कोई 4,25,000 यूनिट्स को ये पैसे दिलवाए हैं और उससे लोगों को बहुत मदद भी मिली। तो काफी काम करते रहे। बिजली भी उन लोगों की जो फिक्स चार्जेस हैं उसको भी माफ करवाया। ये सब चीजें करी जी। सर, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की रफ्तार को बढ़ाने और उसके असर को कॉमन मैन तक ले जाने के लिए सरकार क्या कर रही है?
एक रिपोर्ट में हमने देखा आप माइक्रो विलेज कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, इसके बारे में आप हमारे जागरण के दर्शकों को बताएं। देखिए, जब हम कॉमन मैन की बात करते हैं तो कॉमन मैन का मतलब होता है जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है वो कि आखिरी पैदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति जो है उसको लाभ मिलना चाहिए हर योजना। जी। अब उसके लिए हम लोगों की जरूर है स्कीम, ओडीओपी हमारी स्कीम है, हमारी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है जिसके अंदर बड़े जो होता है, फिर लेथ मशीन जो चलाता है, मोची होता है, नाई होता है, हलवाई होता है, इन सबको उसका लाभ देते हैं, उनको पैसे भी देते हैं और उनकी ट्रेनिंग भी होती है। तो ये सब चीजें हैं। हम लोग ने पीछे एक एंटरप्रेन्योर उद्यमी स्किल कौशल विकास एक हम लोगों ने सेंटर्स बनाने शुरू करे हैं हर ब्लॉक के अंदर। लेकिन अब समय आया था कि जब आपकी स्कीम आ गई, आपके उद्यमी बनाने की ट्रेनिंग के लिए आप नीचे सेंटर्स बना रहे हैं ब्लॉक लेवल पे, तो ये भी आवश्यक है कि उन लोगों के लिए भी फैक्ट्री बननी चाहिए। फैक्ट्री वो क्यों अपने घर से चलाएं, उनको भी एक डेडिकेटेड पावर मिलना चाहिए, डेडिकेटेड एक मार्केट मिलनी चाहिए। कोई आप में से हम में से कोई खरीदना चाहता है, जिसका व्यापार है वो सीधा वहां पे आए। तो हर क्षेत्र हमारा ओडीओपी के नाम से, अन्य प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। अब वो लोग वहां पर जाके उत्पाद करें तो उत्पादन के लिए उनके लिए भी तो एक जगह चाहिए ना हमें। तो वो फ्लैटेड फैक्ट्रीज बना रहे हैं माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में बनेगा। अब जब वहां पे बनेगा तो उन लोग वहां पे अपनी फैक्ट्री चलाएंगे, छोटा छोटा होएगा मगर उनको रॉ मटेरियल बैंक बन जाएगा, उनके लिए बैंकिंग फैसिलिटी वहां पे करवाएंगे, उनके लेबर के लिए भी वहां पे व्यवस्था करेंगे। जो 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं तो यातायात की व्यवस्था करी जाएगी। हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी बात कर रहे हैं कि आप अपने लाइसेंस दें, वहीं के लोगों को छोटी टेम्पो या छोटी बस चलाने का, और बस की आप क्वालिटी रखें जिससे कि प्रदूषण ना करें। तो ये सब चीज करते हुए हम लोग एक ये माइक्रो विलेज इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आ रहे हैं। जी सर, पेंडेमिक एंड लॉकडाउन के कारण कई लोगों की नौकरियां गई, काम धंधे बंद हुए, युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में सरकार और आपका मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है जिससे उन युवाओं को फायदा मिले जिन्हें पेंडेमिक ने बेरोजगार कर दिया? देखिए, हमने 4 साल के अंदर 2.5 लाख करोड़ का लोन दिया है। ये अनेक जो मैं एक प्रकार से कहूँ 70 लाख एमएसएमई यूनिट्स हम लोगों ने बनाए हैं पिछले 4 साल के अंदर। और इसका एक हम लोग ने सर्वे भी किया, और सर्वे बड़े व्यापक रूप में करा, 3 लाख ऐसे यूनिट्स का भी किया, और उनको देखा कि आपको हम लोग ने जो लोन दिया उससे कितने हमें रोजगार आपने दिए हैं, डायरेक्ट जो आपने दिए। तो उसमें जो फिगर्स जो सामने आए उसका रेशो ये निकला कि 1 लाख पे 3.7 लोगों को रोजगार डायरेक्ट मिल रहा है इस लोन के खाते। तो हमारा जो लोन है उसके आधार पे हमने जो कैलकुलेशन करी तो हम लोगों ने पिछले 4 साल के अंदर 2.60 करोड़ लोगों को नौकरियां, या मैं दी नहीं मगर एक प्रकार से नौकरियां मतलब रोजगार सर्जन किया है, और ये एक बड़ी उपलब्धि है। और जो मैं आपसे बता रहा हूं कि हम लोग ने कोविड के दौरान ही ये हम लोगों ने जो 73,765 करोड़ का दिया है, तो इसमें भी नौकरियां अपने आप आ जाती हैं पर लाख के हिसाब से करें तो प्रयास यही रहता है। मेरा अपना मानना है कि जो हम लोगों की योगी सरकार की जो स्कीम है उसमें हम लोग ने बहुत बल दिया है ट्रेनिंग के ऊपर, और जब ट्रेनिंग करके हम उसको स्कीम से जोड़ते हैं, यहाँ तक कि मुद्रा से भी जोड़ा है, मुद्रा लोन जो व्यवस्था है उससे भी जोड़ा है। लोग सरकारी नौकरी की गिनती बड़ी सीमित होती है, मैं इस दृष्टि से हम लोग ने बहुत लोगों को मतलब रोजगार सर्जन किया है, और लोग उसमें अब एक प्रकार से उसी को नौकरी भी मान सकते हैं हम लोग। जी, आखिरी 2 सवाल।
कोविड के तीसरे वेव की आशंका कई सारे एक्सपर्ट के द्वारा बताई गई। आपकी तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लोगों के लिए क्या मैसेज है इसको लेकर, कैसे मैं कहूंगा घबराए नहीं। हमने कोविड 1 पे जीत ली है, कोविड 2 को थामा है, हमने कोविड 3 की पूरी तैयारी कर ली है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कोई भी बच्चा कोविड के कारण परेशान ना हो, माता पिता परेशान ना हो। माता पिताओं के लिए जिनके बच्चे 12 साल के नीचे हैं, उनके अभिभावकों के लिए वैक्सीन का अलग से प्रोग्राम हम लोग ने करा है। उनको वैक्सीन डबल डोज करवा रहे हैं। हम लोग ने जितने डॉक्टर्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सबको पेडियाट्रिक जो ट्रेनिंग होती है डॉक्टर्स की, वो किसी भी क्षेत्र के डॉक्टर हो, उनकी करवा रहे हैं हम लोग। बहुत बड़ी मात्रा में, जिसके अंदर जो फाइनल ईयर के नर्सिंग स्टाफ के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं। तो हमारी ट्रेनिंग के हिसाब से कोविड 3 आएगा तो उत्तर प्रदेश उस पे पहले से ही जीत हासिल करके बैठा होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग फिर सफलतापूर्वक उसको मात देंगे। जी, आखिरी सवाल डॉक्टर सिद्धार्थ जी, ये जो बहुत बड़ी समस्या है वो एक है फेक न्यूज की। जब भी कोई बड़ी घटना होती है या कोई बड़ा न्यूज इवेंट होना होता है तो उसके अराउंड बहुत सारी फेक अनवेरिफाइड खबरें जो है वो सोशल मीडिया पे छा जाती हैं। तो इस फेक न्यूज, अभी जैसे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भी आ रहा है, हमने पिछले कई सारे इलेक्शन में देखा भी है कि इसका असर पड़ता दिखता है, कई बार लोग शेयर करते हैं। तो ऐसे फेक न्यूज से बचने के लिए, अनवेरिफाइड न्यूज से बचने के लिए लोगों को आपकी तरफ से क्या संदेश? मैं इतना कहूंगा, सोशल मीडिया के आधार पर कोई ओपिनियन न बनाए, ना ही उसको न्यूज माने। वो मनोरंजन का एक विषय आपके लिए हो सकता है, सब ले लें, उतना ही तक लें। जो भी न्यूज लेनी है उसको सही तरीके से ऑनलाइन भी लेनी है तो दैनिक जागरण, आप लोग जैसे जिनका एक क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, आप उनके माध्यम से लें, उसको पढ़ें ऑनलाइन तो अच्छा रहेगा। और या टेलीविजन के माध्यम से लें, या जो अखबार होते हैं अगले दिन पढ़ें। जैसे फिर मैं कहूंगा दैनिक जागरण जो है, मेरे को दैनिक जागरण पढ़ते हुए मेरे को तो याद आ रहा है कि 30-35 साल तो मेरे को खुद हो चुके हैं। तो उसको पढ़ें और उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और नॉलेज के साथ साथ जब आप किसी विषय पे बात करेंगे तो आप कमांड के साथ बात करेंगे। तो मैं इनसे सबसे यही कहूंगा। और ये भी कहूंगा, अब तो अनुराग ठाकुर आ गए हैं, हम लोग के मित्र हैं, साथ ही साथ हम लोग राजनीति कर रहे हैं, करते हुए आगे बढ़े। मैं यहाँ गया, वो वहां है। तो अनुराग से भी मैं जब मिलूंगा दिल्ली जाके तो मैं कहूंगा कि ये फेक न्यूज के ऊपर प्रतिबंध एक अच्छा लगना चाहिए, उसका प्रयास होना चाहिए। कठिनाइयां जरूर है, पर सरकार को जरूर करना चाहिए कुछ काम। जी, समय की कमी के कारण चर्चा को हम यही खत्म करते हैं। सिद्धार्थ सिंह जी, आपका जागरण डायलॉग्स में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन का वीडियो जागरण के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे दोबारा देखा जा सकता है। मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने जागरण डायलॉग्स का एक नया एपिसोड, नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ। सिद्धार्थ सिंह जी, आपका दोबारा फिर से बहुत धन्यवाद।